आपका इस क्लास में स्वागत है। बहुत दिनों से मैं इस क्लास को नहीं ले पाया था, तो बच्चों में इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन हाँ, अब यह बहुत ज़रूरी हो गया था। पहला चैप्टर है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और वो क्लास मैंने ले लिया है। अब मैं ये सेकंड चैप्टर को फिर से पूरा करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इतिहास 12 का जो दूसरा चैप्टर है वो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। और इसका जो कालक्रम है वह लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक है। मतलब यह लगभग 1200 वर्षों का इतिहास है इसमें। आइए अब इसको हम पूरे एक एक करके देख लेते हैं। हालांकि इसका जो अधिगम उद्देश्य है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, वो कई हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत या अभिलेखों को कैसे पढ़ा जाना है, साथ ही साथ क्षेत्रीय राज्य, महाजनपद, मगध साम्राज्य, शुंग वंश इत्यादि हैं। और गुप्त काल भी है इसमें, हमें गुप्तोत्तर काल भी देखना है। दक्षिण भारत में गुप्त एवं उत्तर गुप्तकालीन विकास को देखना है। और अभ्यास प्रश्न है, अंतिम में हमें मानचित्र पर भी प्रश्न का अध्ययन करना है। ठीक है, तो मैं आता हूँ अब सीधे टॉपिक पर, इसके परिचय पर। तो सबसे पहले इसके परिचय के रूप में हम देखते हैं, हड़प्पा तो हमने पढ़ लिया है। हड़प्पा के बाद ये सेकंड चैप्टर है। हड़प्पा के पश्चात 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक भारतीय इतिहास की विषय वस्तु ऋग्वैदिक काल पर केंद्रित रही। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। हम जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये ऋग्वेद, जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद से इस काल की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है, क्योंकि ऋग्वेद में उस काल के सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का बहुत हद तक बोध हो जाता है। हड़प्पा के विपरीत वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। मैं यहाँ बताता चलूँ कि ग्राम और शहर में ये फ़र्क है कि गांव या ग्राम खेती पर निर्भर रहता है, अधिकतर लोग वहाँ खेती पर निर्भर करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। और शहर के अधिकतर लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। आगे चलते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेदों, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद की रचना हुई। तो कुल मिला के मतलब 4 वेद हैं। 4 वेद में से सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई और ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। इस काल में राजा निरंकुशता की ओर अग्रसर हुआ, यानी कि अब राजा को रोकने वाला कोई नहीं था। राजा तो था, लेकिन उसका निर्णय ही सर्वमान्य था, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। वह निरंकुशता की ओर बढ़ रहा था। समाज में महिलाओं की स्थिति में ह्रास हुआ एवं समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। अब हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा के काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, या कहें कि मातृसत्तात्मक सत्ता थी। कहीं कहीं स्त्रियों से बेटर स्थिति में, पुरुषों से अच्छी स्थिति में स्त्रियां थीं। लेकिन अब स्त्रियों की स्थिति में धीरे धीरे ह्रास होने लगा था। चतुर्वर्ण व्यवस्था का अर्थ है कि वर्ण में बांटे गए थे व्यक्तियों, सारे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था या बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, लेकिन यहाँ याद रखना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में फ़र्क था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, जबकि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। हालांकि शब्द वहाँ भी, जाति व्यवस्था में भी 4 शब्द हैं, 4 जातियाँ हैं, और
वर्ण व्यवस्था में भी 4 जातियाँ हैं। हालांकि बाद में हम देखेंगे कि जाति व्यवस्था में उपजातियाँ पैदा हो जाती हैं। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। 600 ईस्वी पूर्व भारत में बौद्ध एवं जैन धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। इसी दौरान 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। इनमें से कुछ जनपद में राजतंत्र तो कुछ जनपदों में गणतंत्र का अस्तित्व था। 321 ईस्वी पूर्व में यही मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से गुप्त साम्राज्य तक के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास की विस्तृत विवेचना हम इस अध्याय में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य जो भारत का प्रथम ऐसा साम्राज्य है जिसने एक विशाल भारत को एक शासन के सूत्र में बांधा। चलिए हम आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। अब यहाँ मैं बताता चलूँ कि इतिहास के अध्ययन के अनेक स्रोत हैं। इन स्रोतों में से सभी स्रोतों के आधार पर हम लोग इतिहास को गढ़ने का कार्य करते हैं। अब इनमें से कौन कौन से स्रोत हैं, इसको 3 प्रमुख भाग में बांट के हम देखेंगे। भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। ठीक है, पहला तो है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है आपको पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है आपको विदेशी यात्रियों के विवरण। तो पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का अर्थ ये होता है कि जो उस काल में साहित्य रचे गए, गढ़े गए, जो उस समय लिखे गए, उन साहित्य से उस काल के इतिहास की जो जानकारी मिलेगी वो साहित्यिक स्रोत कहलाएगा। दूसरा स्रोत होगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का अर्थ है उत्खनन से प्राप्त बहुत से ऐसी सामग्री पुरातात्विक चीज़ें मिलती है जिनसे हमें उस समय के इतिहास का पता चलता है। तो दूसरा स्रोत हुआ पुरातात्विक स्रोत। और तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रायः जो लिखने वाले होते हैं वो राजा के कमियों को नहीं लिखते हैं। तो इस हाल में विदेशी यात्रियों के विवरण से भी बहुत बार ऐसा होता है कि इतिहास की जानकारी में अस्पष्टता प्राप्त होती है। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। साहित्यिक स्रोतों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। देखिए, धार्मिक साहित्य का अर्थ है कि वैसी किताबें जो धर्म से संबंधित है, और लौकिक साहित्य का अर्थ है कि वैसे साहित्य जो उस समय प्रचलित थे लेकिन उसका धर्म से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। वो लोगों के लिए लिखे गए थे, कहानियों के हो सकते हैं, अन्य किसी ज्ञान का हो सकता है। तो वे साहित्य भी एक स्रोत हैं, और साहित्यिक स्रोतों में ये दोनों ही चीज़ें आती है, धार्मिक साहित्य भी, और दूसरा है कि जो लोक साहित्य है या धर्मेतर साहित्य है, जो धर्म से बाहर हैं जो साहित्य। अब धार्मिक साहित्य को पुनः 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और महाकाव्य। ठीक है, अब एक एक करके हम देख लेते हैं। इनमें से ये ऑब्जेक्ट हैं, इसमें समझने से ज़्यादा इसमें हमें याद करना पड़ता है। जैसे ये जो साहित्य हैं तो इसमें समझने का यही इतना है कि ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से आते हैं, बौद्ध साहित्य में कौन कौन से आते हैं, जैन साहित्य में कौन कौन से हैं, और महाकाव्य में क्या है। तो ब्राह्मण साहित्य में 4 वेद जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ में है ऐतरेय, कौशिकी, शतपथ, वाजस्नेयी, तैत्तिरीय, पंचविंश, तांड्य एवं गोपथ ब्राह्मण इत्यादि। आरण्यक उपनिषद, उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें ईश, केन, प्रश्न, मुंडक, छंदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषद आदि प्रमुख हैं। वेदांग में है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग कहलाते हैं। और इसके बाद है स्मृति, साहित्य और पुराण, इनकी संख्या 18 है। हालांकि इस संख्या में अंतर हो सकता है क्योंकि सभी पुराण प्रमाणिक नहीं हैं, लेकिन यहाँ केवल उनकी संख्या दी जा रही है जिनको हम कुछ हद तक प्रमाणिक मानते हैं।
इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आइए अब हम लोग बौद्ध साहित्य को देखें। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, और त्रिपिटक के अंतर्गत है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। जातक कथाएं, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, दीपवंश एवं महावंश, मिलिंद पन्हो एवं अंगुत्तर निकाय आदि आते हैं। ये सब बौद्ध साहित्य हैं, ये सब बौद्ध साहित्य की किताबें हैं। इनमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेषकर बुद्धकालीन समाज, राजनीति एवं धार्मिक साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब आते हैं हम जैन साहित्य में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण एवं 14 पर्व आते हैं। अन्य प्रमुख जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु रचित आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, हरिवंश पुराण, कल्प सूत्र आदि आते हैं। इनमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहासकार, विशेषकर महावीर स्वामी कालीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। अब इसके बाद आता है महाकाव्य। तो महाकाव्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि महाकाव्य भारत में 2 बहुत बड़े महाकाव्य हैं। 2 बड़े महाकाव्य कौन कौन से? तो यहाँ हमें देखना होगा कि महाकाव्य कौन से हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के अन्य प्रमुख ग्रंथ महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। इनमें भी हमें तत्युगीन, मतलब उस युग का राजनीतिक, सामाजिक, समाज, संस्कृति, आर्थिक, अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब आते हैं हम लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। लौकिक साहित्य का मतलब है कि जो उस समय लोगों के में प्रचलित था, और धर्मेतर साहित्य का अर्थ है कि धर्म के बाद जो साहित्य थे उनका अर्थ धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ एवं जीवनियों को लिया जाता है। अब है ऐतिहासिक ग्रंथ। तो कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अर्थशास्त्र से लगता है कि यह मतलब सिर्फ आर्थिक जीवन की जानकारी इसमें है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वास्तव में यह एक राजनीतिक ग्रंथ है, जिसमें राजा का कर्तव्य, उसे किस तरह चलना चाहिए, इससे संबंधित बहुत ही जानकारी है। अगला ग्रंथ है राजतरंगिणी। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा सोमेश्वर कृत रसमाला, मैरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश इत्यादि भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ। अब कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक नहीं हैं, लेकिन उनमें इतिहास की बहुत झलक मिलती है, तो उन्हें हम अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। जैसे मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंद वंश की समाप्ति एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा है अष्टाध्यायी। हालांकि इसे हम अन्य अर्थ में अष्टाध्यायी को लेते हैं, लेकिन यहाँ हम राजनीति के अर्थ में या राजनीतिक जीवन को जानने के लिए इतिहास में इसका उपयोग करते हैं। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी मौर्य पूर्व एवं मौर्य युगीन राजनीति पर प्रकाश डालता है। महाभाष्य पतंजलि शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके ग्रंथ महाभाष्य से हमें शुंगकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है।
इसके अलावा हम देखते हैं मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि मित्र जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था और इसमें शुंगकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब कुछ ग्रंथ हैं जो जीवनी ग्रंथ है। जीवनी का अर्थ है कि किसी के जीवन चरित्र को उसमें लिखा गया है। घोष कृत बुद्ध चरित्र गौतम बुद्ध के चरित्र पर प्रकाश डालता है। वानभट्ट कृत हर्ष चरित्र सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर प्रकाश डालता है। बिल्हन कृत विक्रमांक देव चरित्र कल्याणी के चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य षष्ठ यानी 6 का विवरण प्रस्तुत करता है। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय एवं चंद्रवर्दाई कृत पृथ्वीराज राजो या पृथ्वीराज रासो भी है। चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं। पुरातात्विक स्रोत यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी परंपरा नहीं पुरातत्व है। राहुल सांकृत्यायन ने उचित कहा है, जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन नहीं है उसकी नींव बालू पर है। अर्थात ये है कि अगर आपके अन्य स्रोत किसी इतिहास को बताते हैं लेकिन पुरातात्विक स्रोत नहीं है तो वो कभी भी धराशायी हो सकता है, क्योंकि किसी दिन पुरातात्विक स्रोत उस इतिहास के विपरीत में अगर जानकारी देगा तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि वास्तव में जो इतिहास हमने लिखा है कहीं ना कहीं उसमें भूल हो गई है। इसीलिए कहा गया है कि जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है वास्तव में वह बालू के नींव पर खड़ा है। पुरातात्विक स्रोतों के तहत शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां एवं चित्रलेख आदि आते हैं। पुरातात्विक स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, उसके बिना हम इतिहास को सही से गढ़ नहीं सकते हैं, या गढ़ेंगे भी तो बहुत अधूरापन होगा उसमें। इसके अलावा तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोतों में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से हमें तत्युगीन उस काल का भारत की कला, संस्कृति, धार्मिक परंपराओं, सामाजिक आचार विचारों, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यूँ तो प्राचीन काल में कई विदेशी यात्री भारत आए, मगर इनमें यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज जो 350 से 290 ईस्वी पूर्व में थे द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत इंडिका का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको बताता चलूँ, इसी में भारत का नाम इंडिया लिखा गया है और विदेशियों ने इसी नाम से भारत को संबोधन देना प्रारंभ किया, इंडिया। वास्तव में इंडिया नाम भारतीयों का देशज नाम नहीं है, बल्कि विदेशियों के द्वारा यह दिया गया नाम है और मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया वृत्तांत इंडिका में ही ये नाम प्राप्त होता है। यह चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, अतः इस ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अल बरूनी 773 से 1048 ईस्वी के ग्रंथ तहकीक-ए-हिंद में तत्युगीन यानी उस समय का भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रचुर मात्रा में स्रोत उपलब्ध हैं। इनका वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर हम प्राचीन भारत का प्रामाणिक इतिहास जानने में सक्षम हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अध्ययन के स्रोत। मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास जानने के साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत प्रचुरता से उपलब्ध हैं।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका, जहाँ मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, वहीं महाकवि कालिदास के रघुवंश एवं शूद्रक के मृच्छकटिकम से हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण यदि मौर्य शासकों की जानकारी देता है, तो वायु पुराण गुप्त शासकों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। महापंडित राहुल संकृत्यायन एवं काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा संपादित मंजूश्री मूल कल्प से भी कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस यदि मौर्य काल की जानकारी देता है, तो दूसरा नाटक देवी चंद्रगुप्तम गुप्त काल के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अभिलेख इस काल के इतिहास की जानकारी के सर्व महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक स्रोत हैं। मौर्य शासक अशोक महान के अभिलेख मौर्य इतिहास के प्रमाणिक स्रोत हैं। इसी प्रकार गुप्त शासक दिग्विजयी समुद्रगुप्त की जानकारी का प्रमाणिक स्रोत प्रयाग प्रशस्ति और इसके लेख हरिसेन हैं। अब हमें देखना है इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व। वैदिक काल के पश्चात मौर्य काल से पूर्व मध्यकाल तक इतिहास लेखन में अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। हमें उन सभी राजाओं एवं अन्य लोगों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने अभिलेख खुदवाकर तत्युगीन इतिहास को सुरक्षित करते हुए हम तक पहुंचाया। अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो पाषाण अर्थात पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि में खोदे हुए होते हैं। अभिलेख से तत्युगीन शासक एवं उनके मातहत अपनी उपलब्धियां, विचार एवं क्रियाकलाप आदि लिखवाते थे। तो भारत में बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं और अनेक जगहों में अलग अलग काल के प्राप्त हुए हैं। उस युग में जो अभिलेख लिखे गए, ये लिखवाए गए, उनसे उस समय के अनेक तरह की जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। आगे देखते हैं। मौर्यकालीन प्राचीन महानतम सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में कई अभिलेख खुदवाए। मात्र इन अभिलेखों के द्वारा ही हम सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के प्रयास, मानवता की सेवा के विचार आदि को भली भांति समझ सकते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेख कितनी अहम भूमिका है, इसका अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है। देखिए, चूँकि ये अभिलेख हमें प्राप्त हुए और ये सीधे अशोक के द्वारा लिखवाए गए, तो इस हालत में क्या है कि उस समय की हमें एक तरह से कहें तो प्रत्यक्ष जानकारी उससे प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ अभिलेखों का पढ़ा जाना एक इतिहास के लिखने में एक महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर था। ऐसा इसलिए है कि अशोक के अभिलेख तो बहुत पहले से प्राप्त थे या उन्हें बहुत लोग जानते थे, लेकिन उनका पढ़ा जाना संभव नहीं हो पाया था। आगे देखते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। 1886 ईस्वी में भारत के पुरातत्व विभाग के अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हुई। भारत सरकार में सर्वप्रथम एपिग्राफिस्ट जर्मन विद्वान हर्टजैक थे। अक्टूबर 1888 में प्रख्यात पत्रिका एपिग्राफिका इंडिका का प्रथम संस्करण प्रारंभ हुआ। तो ठीक है, एपिग्राफी ये जो है ये भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू किया गया और ये जर्मन विद्वान हर्टजैक जो है सर्वप्रथम एपिग्राफिस्ट थे। इसी पत्रिका का प्रथम पूर्ण संस्करण
1892 में प्राप्त किया गया था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे गए थे। जनसामान्य की भाषा प्राकृत भाषा कही जाती थी। तो इसके पहले जो है उस अभिलेख को पढ़े जाने की सुविधा हमारे पास नहीं थी, लेकिन उनको काफ़ी प्रयास के बाद पढ़ा गया। सम्राट अशोक के अभिलेख समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि में सवाजगढ़ी एवं मानसेहरा, ये पश्चिमी पाकिस्तान में है, तथा खरोष्टी लिपि में अफगानिस्तान, इसको फिर से सुन लें, समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि में सवाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो पाकिस्तान में है, वो खरोष्टी लिपि में एवं अफगानिस्तान में अरामेइक और यूनानी लिपि में मुद्रित हैं। मतलब ये अभिलेख जो लिखे गए हैं विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, तो उनकी जो भाषा है उस भाषा के बारे में जानकारी है। ठीक है। अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना, तो यहाँ भी एक छोटी सी आप कह सकते हैं कि कहानी है या ऐतिहासिक कहानी है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की में सफलता प्राप्त करना न केवल मौर्य इतिहास अपितु प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1750 ईस्वी में टी पैंथेलर महोदय ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। तभी से उसके अभिलेख के अध्ययन के प्रयास किए जाने लगे। 1830 ईस्वी में भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की कुछ नई महत्वपूर्ण विधियां अस्तित्व में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने प्राचीन शिलालेखों तथा सिक्कों में प्रयोग की गई ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को प्रथम बार पढ़ा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन प्रस्तुत किया और 1838 ईस्वी में अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल हुआ। उसने देखा कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों में प्रियदर्शी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम अंकित है। इस प्रियदर्शी राजा की पहचान सम्राट अशोक से की गई। तो यहाँ थोड़ा यह भी समझना है कि ये जो जेम्स प्रिंसेप हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है अभिलेखों को पढ़ने में। उदाहरण के लिए अशोक के 14 शिलालेखों में से गिरनार जूनागढ़ सौराष्ट्र से प्राप्त तृतीय शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि में प्रथम पंक्ति इस प्रकार है: देवानम पियो प्रियदर्शी राजा एवं आह, अर्थात देवनाम प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा। अशोक के अभिलेखों में उसे 3 नामों अशोक, देवनाम प्रियदर्शी एवं राजा नाम से संबोधित किया गया है। मास्की जो कि कर्नाटक राज्य में है एवं गुर्जरा जो कि दतिया मध्य प्रदेश में है से प्राप्त लघु शिलालेखों में उसका नाम अशोक दिया गया है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ा जाना प्राचीन भारतीय इतिहास की लेखन की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कार्य सिद्ध हुआ, जिसके द्वारा प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास समग्र रूप से प्रकाश में आया। कई अभिलेखों एवं सिक्कों में तिथि भी खुदी होती है। इससे राजनीतिक इतिहास का कालानुक्रम निर्धारित करने में अत्यधिक मदद मिलती है। अब थोड़ा यहाँ जेम्स प्रिंसेप के बारे में समझ लें और उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही प्रयास से इस जो शिलालेख को है, अभिलेख को है,
इसको पढ़ने का प्रयास किया। जेम्स प्रिंसेप टकसाल में काम करते थे और दिन में टकसाल में काम करने के बावजूद रात में वो इसे पढ़ने का प्रयास करते थे और अंततः उन्होंने इस अभिलेख को पढ़कर इतिहास लेखन में एक नया आयाम जोड़ा। आगे देखते हैं। अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं। भारतीय इतिहास के लेखन में अभिलेखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रायः प्रत्येक काल के अभिलेखों एवं साहित्यिक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। इसके तुलनात्मक अध्ययन ने प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ हम प्रत्येक काल के एक अभिलेख की संक्षिप्त जानकारी देकर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभिलेख किस प्रकार इतिहास के द्वार खोलते हैं। अशोक से पूर्व गौतम बुद्ध के मृत्यु के ठीक बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ब्राह्मी लिपि में पिपहरहवा स्तूप पर जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में है से प्राप्त बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में अस्थियों की राख के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा का पता चलता है। मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार से मिला है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। यह 272 से 32 ईस्वी पूर्व का है। इस अभिलेख की तृतीय पंक्ति में अशोक ने निर्देश दिया है कि जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। तो हम जानते हैं कि भारत में जीवों की बलि की प्रथा रही है, जिसको अशोक ने मनाही कर दी थी। अशोक का 13वां शिलालेख शहबाजगढ़ी, जो कि पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, इसकी प्रथम पंक्ति में कलिंग विजय का उल्लेख है एवं 9वीं पंक्ति में अशोक के विदेशी राजाओं से संबंध की जानकारी मिलती है। मौर्य सम्राट के पतन के पश्चात शुंग वंश भारत में स्थापित हुआ। शुंग वंश के शासक शालभद्र के बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश अभिलेख से पता चलता है कि यवन दूत हेलियोडोरस ने तक्षशिला से आकर विदिशा में गरुण ध्वज की स्थापना की। यह अभिलेख 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है एवं इसकी लिपि ब्राह्मी है। इससे पता चलता है कि शुंग शासक वैष्णव मत के अनुयायी थे। तो भारत में अनेक तरह के मत प्रचलित थे। भारत में सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, इसमें अनेक शाखाएं हैं और इसमें शाखाओं की मनाही भी नहीं है। कालक्रम में अनेक तरह के शाखाएं और संप्रदाय भारत में विकसित हुए हैं। इनमें से शुंग वंश के शासनकाल में वैष्णव मत के अनुयायी ये लोग रहे थे। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल का यह अभिलेख पुरी, जो कि उड़ीसा राज्य में है, के हाथी गुम्फा से मिली है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। यह प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध का है। इसमें कलिंग के प्रसिद्ध शासक खारवेल की राजनीतिक उपलब्धियों एवं लोक मंगल कार्यों का उल्लेख मिलता है। उसने मगध तक का क्षेत्र जीत लिया था। इस अभिलेख की सर्वप्रथम प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उसके प्रारंभिक 13 वर्ष के जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। इसके अलावा अब देखते हैं हम नागनिका का नाना घाट गुहा अभिलेख। सातवाहन वंश के कई प्राप्त अभिलेखों में यह प्रमुख अभिलेख है। यह पूना के नाना घाट से मिला है। यह भी प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध मतलब होता है बाद का है। यह भी ब्राह्मी लिपि में है। इसमें सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी
नागनिका के विभिन्न यज्ञों का विवरण दिया है। इससे सातवाहन कालीन दक्षिण भारत की राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसको आगे देखते हैं। शक क्षत्रप रुद्रदामन का ब्राह्मी लिपि में जूनागढ़, जो कि वर्तमान गुजरात राज्य में है, अभिलेख एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का इतिहास मिलता है। सुदर्शन झील को सांगोपांग जानकारी उपलब्ध कराने वाले इस अभिलेख को प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप महोदय को है। उन्होंने सर्वप्रथम इसे 1832 ईस्वी में जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 7वें अंक में प्रकाशित कराया था। इसमें बताया गया कि किस प्रकार रुद्रदमन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने सुदर्शन बांध का पुनर्निर्माण कराया। साथ ही इसमें रुद्रदामन की राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण भी मिलता है। इसमें रुद्रदामन के 72वें वर्ष का उल्लेख है। इस लिहाज से यह संभावना है कि यह 150 ईस्वी का अभिलेख है। मिनांडर का सिनकोट प्रस्तर मंजूषा अभिलेख। खरोष्टी लिपि में 115 से 90 ईस्वी पूर्व इंडो ग्रीक मतलब भारतीय यूनानी शासक मिनांडर का यह प्रमुख अभिलेख है। यह अफगानिस्तान के सिनकोट से प्राप्त हुआ है। उसकी राजधानी सकला या साकल थी, जो पाकिस्तान के वर्तमान सियालकोट में है। इसमें मिनांडर के मित्र विजय मित्र द्वारा भगवान बुद्ध के धातु अवशेष की प्रतिष्ठा, पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी राज्य की स्थापना और उसके बौद्ध धर्म मानने से भारतीयकरण की प्रक्रिया तक की जानकारी मिलती है। तो यहाँ यह समझना है कि बहुत से शासक विदेशों से भारत आए, क्योंकि भारत उस समय खेती की दृष्टि से ये कई दृष्टियों से बहुत संपन्न रहा और लोग यहाँ अपनी चारागाह के तलाश में, जीवन यापन को सुगमतापूर्वक, सहजतापूर्वक जीने की तलाश में, अच्छे जीवन की तलाश में आए और आने के बाद वो यहीं के होके रह गए। उनका भारतीयकरण हो गया, मतलब वे थे तो विदेशी लेकिन अंततः वे लोग भारतीय हो गए और ऐसे रच बस गए कि वे पूर्ण रूप से भारतीय ही हो गए। इसी को हम लोग भारतीयकरण की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गोंडोफर्नेस का तख्त ए बाही प्रस्तर अभिलेख, या इनको गोंडोफर्नेस भी कहते हैं। पहलव शासक गोंडोफर्नेस का यह अभिलेख पेशावर के तख्त ए बाही से प्राप्त हुआ। यह खरोष्टी लिपि में है। यह प्रथम शताब्दी ईस्वी का अभिलेख है। गौरतलब है कि तख्त ए बाही एक विश्व धरोहर स्थल है। इसका शाब्दिक अर्थ पानी के झरने का सिंहासन होता है। तो ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न आ सकता है कि तख्त ए बाही का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है पानी के झरने का सिंहासन। कनिष्क की सुई विहार ताम्रपत्र लेख। कुषाण शासक कनिष्क प्रथम का यह अभिलेख पाकिस्तान के बहावलपुर के समीप सुई विहार स्तूप से मिला है। यह 89 अर्थात 89 ईस्वी का है एवं खरोष्टी लिपि में है। इसमें कनिष्क कालीन धर्म की जानकारी मिलती है। अब आगे जो अभिलेख है यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है और समुद्रगुप्त के बारे में है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख। ब्राह्मी लिपि का यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में था, जहाँ से मूलतः बादशाह अकबर के समय इसे इलाहाबाद किले में लाया गया। इसकी लिपि ब्राह्मी एवं भाषा संस्कृत है।
इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझना है कि लिपि एवं भाषा यह क्या है। तो लिपि जिसमें हम किसी भी बोलने वाले मतलब एक दूसरे से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे को जो बताते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भाषा। और उसको जिस माध्यम से लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं लिपि। ठीक है। तो भाषा तो संस्कृत थी, लेकिन इसे जो लिखा गया वह वर्तमान में जो हम लोग देवनागरी लिखते हैं, देवनागरी नहीं था, बल्कि यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इनमें कुल 33 पंक्तियां हैं। इनमें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का विवरण है। इसे समुद्रगुप्त के कुमारमात्य एवं संधि विग्राहिक हरिसेन नाम के कवि ने 350 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया। अब यहाँ समझना है कि समुद्रगुप्त के समय में लिखा गया, उनके बारे में लिखा गया है, लेकिन ये लिखने वाले जो थे ये हरिसेन थे। उन्होंने इसको एक तरह से कहिए तो संपूर्ण इसका लिखवाने का काम किया। हरिसेन महादंड नायक ध्रुवभूति का पुत्र था। वह कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर अशोक के लेख के नीचे उत्कीर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख है। इस अभिलेख को प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजयों का संपूर्ण उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की 24वीं और 25वीं एवं 26वीं पंक्ति के अंश इस प्रकार हैं। तो उसको आप कुछ हम लाइन देख लेते हैं। समस्त पृथ्वी पर उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक राजकार्यों से भूषित एवं अनेक गुणों से संपन्न, उसने अपने पैरों तले अनेक राजाओं की कृति को मिटा दिया। वह साधु मतलब अर्थात भले व्यक्ति के लिए की समृद्धि एवं असाधु मतलब बुरे व्यक्ति के विनाश का कारण है। वे अज्ञेय हैं, अज्ञेय मतलब जिन्हें नहीं जाना जा सके। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की इसको आगे देख लेते हैं। दीक्षा दीन दुखियों, विरहनियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई हैं। वे मानवता के दिव्यमान उदारता के प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर मतलब जो धन का देवता होता है, वरुण समुद्रदेव, इंद्र वर्षा देव एवं यम मृत्युदेव के समान हैं। समुद्रगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख यह संभवतः 456 ईस्वी का है एवं गुजरात के जूनागढ़ से मिला है। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा हुनों के पराजय एवं सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। सुदर्शन झील का इतिहास जानने में अभिलेखों की भूमिका। अब देखिए, सुदर्शन झील एक ऐसा झील है जिसके बारे में अनेक राजाओं के समय की जानकारी मिलती है कि उन्होंने इसको बनवाया, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। प्राचीन भारत में मौर्य काल से गुप्त काल तक सिंचाई व्यवस्था हेतु तत्युगीन राजाओं द्वारा अनेक प्रयासों की जानकारी में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस दृष्टि से शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी एवं गुप्त शासक स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख 456 ईस्वी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों अभिलेखों से हमें सुदर्शन झील एवं सिंचाई का महत्वपूर्ण इतिहास प्राप्त हो जाता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उर्जयत
पर्वत के नीचे की ओर बहने वाली सुवर्ण सिकता एवं पालासनी आदि नदियों पर बांध बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने, प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील बनवाई। अशोक ने यूनानी प्रांतपति दुशास्प ने इस झील से नहरें निकलवाई। रुद्रदामन के काल में भारी वर्षा के कारण सुवर्ण सिकता एवं पलासनी नदियों के तीव्र वेग ने इस झील के तटबंध को तोड़ दिया। रुद्रदमन ने इसे पुनर्निर्मित कराया एवं इसका प्रबंध प्रांतपति सुविशाख को सौंप दिया। इसमें अत्यधिक धन व्यय हुआ। चूँकि सभासदों ने इसकी मरम्मत का अत्यधिक खर्च के कारण विरोध किया था, अतः रुद्रदमन ने जन कल्याण के निमित्त स्वयं के खर्चे पर इसकी मरम्मत कराई। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 455 ईस्वी में यह बांध टूट गया। स्कंदगुप्त के प्रांतपति चक्रपालित ने उसकी आज्ञा से इसका पुनर्निर्माण करवाया। इससे पता चलता है मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के सभी शासक सिंचाई एवं जन कल्याण हेतु कितने समर्पित थे। अब देखिए, यहाँ एक छोटी सी बात है कि आखिर एक झील के बारे में इतिहास में इतनी चर्चा क्यों है। तो चूँकि उस झील से संबंधित अनेक ऐसी बातें हैं जिससे उस राजा के विचार का पता चलता है, उस राजा की नीतियों का पता चलता है। अब राजा अगर अपने खर्चे से झील के निर्माण का कार्य कर रहा है जिससे जनता का कल्याण सीधा सीधा जुड़ा है, इसका अर्थ है कि राजा जन कल्याण के कार्यों में बहुत दिलचस्पी लेता था। इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास जानने में अभिलेख महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। अब हम इस काल के इतिहास की राजनीतिक एवं आर्थिक उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इतिहास लेखन में ग्रंथों का विश्लेषण। इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का विशिष्ट महत्व है। मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का इतिहास लिखना हो तो हमें प्रचुर मात्रा में ग्रंथ उपलब्ध हैं। इतिहासकार को तो इन ग्रंथों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना होता है। उसे इन ग्रंथों के विश्लेषण में निम्न पहलुओं पर विचार करना होता है। ठीक है। अधिकांश ग्रंथ काव्य एवं नाटक के रूप में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए महाकवि कालिदास के रघुवंश या रघुवंशम एवं कुमार संभवम महाकाव्य हैं। कालिदास का मालविकाग्निमित्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक है। काव्य की बात करें तो कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात काव्य की वास्तविकता कम और कल्पना अधिक होती है। नाटक का तो नाम ही नाटक है, अर्थात इसे सत्य की आशा नहीं की जा सकती है। अतः इतिहासकार को काव्य एवं नाटक से इतिहास निकालने के लिए अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करना होता है। अभी देखिए, यहाँ मैंने बार बार बताया कि दुनिया के अनेक ग्रंथों को हम लोग इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन इसमें से केवल वही चीज़ें, वही तथ्य हम निकालकर इतिहास के अंतर्गत लाते हैं जिनके लिए कुछ प्रमाण, कुछ उसका तारतम्यता, कनेक्शन या जिसकी कुछ तार्किकता हमें उपलब्ध होती है। यदि ऐसा ना हो तो उन किताबों का कोई अंश हमारे लिए कहानी से ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। ठीक है। दूसरा बात है कि तत्युगीन ग्रंथों में वर्णित घटनाक्रम की पुष्टि अन्य समकालीन ग्रंथों से करनी होती है। अब देखिए, कुछ तारतम्यता अगर मिल भी जाता है तो फिर भी हम क्या करते हैं कि फिर से उस ग्रंथ को देखते हैं क्या उस काल में अन्य ग्रंथ इसके कुछ प्रमाण देते हैं। तीसरा है, पुरातत्व तो इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। अतः साहित्यिक तथ्यों स्रोतों से प्राप्त तथ्यों की जांच पुरातात्विक स्रोतों से करनी होगी। अब देखिए, कोई साहित्यिक चीज़ें हमें मिल गई हैं जिसमें ऐतिहासिकता छुपी हुई है, मतलब
ये लग रहा है कि हाँ ये इतिहास का ही हिस्सा है, ये साहित्य है, ये कहानी है या ये नाटक है, लेकिन इसकी यह बात इतिहास से संबंधित है, तो फिर भी उनको हम अन्य ग्रंथों से, क्योंकि एक ही समय में अनेक विद्वान अनेक ग्रंथ लिखते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं उसकी कुछ झलक मिलती है, तो इस झलक की भी हम जांच करेंगे। चौथी बात है, उस समय मेगास्थनीज, फाहियान आदि विदेशी यात्री भी भारत आए। इनके द्वारा लिखित भारत यात्रा संबंधी विवरणों से भी तत्युगीन ग्रंथों के विश्लेषण में मदद ली जा सकती है। मतलब उस काल का इतिहास यदि कोई ग्रंथ हमें बताता है, तो हमें यह भी जांच करना होगा कि उस युग में जो विदेशी यात्री आए, जिन्होंने भारत की यात्रा की, तो क्या उन्होंने इस ग्रंथ के अनुरूप या इस ग्रंथ के इस तथ्य के, इस बात के अनुरूप कोई बात लिखी है। यदि लिखी है तो उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है, यदि नहीं लिखी है तो हमें फिर से नए सिरे से उसके लिए प्रमाण तलाशने होते हैं। पांचवी बात, ग्रंथों के लेखकों की जीवनियाँ कहीं न कहीं उपलब्ध है। इन लेखों के व्यक्तित्व का विश्लेषण करके भी इनके द्वारा सृजित ग्रंथों का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। अब देखिए इसमें क्या है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कोई राजा का दरबारी कवि है या दरबार में रहने वाला कोई व्यक्ति विद्वान अगर कुछ लिखता है और उसने जो लिखा है, तो संभव है कि राजा के पक्ष में उन्होंने अनेक बातें लिखी होंगी जिनका सत्य में कोई आधार उपलब्ध नहीं है। तो उस लेखक के जीवनी को पढ़कर उसके जीवनी की जानकारी को लेकर भी हम समझ सकते हैं कि इस राजा के बारे में इस लेखक ने जो लिखा है क्या निष्पक्ष होकर लिखा है या इसमें पक्षपात है। उक्त सभी पहलुओं पर विचार करके इतिहासकार इतिहास लेखन में यथार्थता को सामने ला सकता है। मौर्य काल से गुप्त काल के मध्य इतिहास लिखने में हमें साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ अभिलेख भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ग्रंथों एवं अभिलेखों का विश्लेषण कर इतिहासकार इस काल के इतिहास का सृजन करता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से इतिहासकार इतिहास का सृजन करता है, अर्थात इतिहास को लिखने में अनेक बातों का ध्यान रखता है। अब इसके बाद हम देखेंगे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का अर्थ क्या है कि भारत में प्रारंभिक जो राज्य बने थे वह उनमें से सभी राज्यों को 16 महाजनपद यानी कि 16 राज्य उस समय प्रमुख बने थे, जिनके बारे में हमें पढ़ना है और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है यह भी देखना है। ठीक है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय 16 महाजनपद। भारत की 16 महाजनपदों के रूप में क्षेत्रीय राज्यों के साथ ही भारत के प्राचीनतम राज्यों के अस्तित्व का आरंभ हुआ। इसी समय लोहे का उपयोग होने लगा एवं सिक्के बनाए जाने लगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की यह महत्वपूर्ण घटना थी एवं क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ साथ जैन एवं बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में आए। ठीक है, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक तरह से इतिहास का विभाजक रेखा है, जहाँ से इतिहास अलग मोड़ लेता है और इतिहास की धारा जो है धीरे धीरे मुड़ने लगती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों अर्थात क्षेत्रीय राज्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यह राज्य हैं काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। अब महाजनपदों की स्थिति को हम देख सकते हैं। यह भारत का मानचित्र है और इसमें अधिकतर राज्य जो दिख रहे हैं 16 महाजनपद के, यह उत्तर में ही दिख रहे हैं। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी है।
अब इन ये जो राज्य थे, इसमें 3 प्रकार की शासन प्रणालियाँ चल रही थी। सभी राज्य एक प्रकार के नहीं थे। अधिकतर राज्य जो है वो राजतंत्रात्मक थे, यानी कि वहाँ राजा ही प्रमुख थे। राजतंत्रात्मक शासन, इनमें राज्य का प्रमुख राजा होता था। इनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु का पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार एवं कंबोज प्रमुख थे। यहाँ शासक तानाशाह नहीं थे, लेकिन ये राजतंत्रात्मक थे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा है गणतंत्रात्मक शासन। सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में रीच डेविड ने भारत में गणराज्यों की खोज की। संघ गण का पर्यायवाची था। बौद्ध साहित्य में कुछ गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। वज्जी संघ में 8 राज्य सम्मिलित थे। प्रत्येक गांव के सरदार को राजा कहा जाता था। राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक परिषद में लेना था, जिसके सभी सदस्य होते थे। अब देखिए यहाँ जो है ये गणतंत्रात्मक मतलब एक संघीय व्यवस्था यहाँ दिखती है। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि अनेक राज्यों का मिलाकर एक जो राज्य बनता है या देश बनता है। उस समय तो देश का इस तरह का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन वो जो राज्य था उसके अंदर कई राज्य थे और राज्यों को मिला के एक राज्य बनता था, जिसे हम संघ कहते थे। और वज्जी संघ, ठीक है, इसी प्रकार का संघ था। तीसरा प्रकार का जो शासन प्रणाली है यह था कुलीन तंत्र। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा न होकर किसी कुल विशेष के व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, इसे हम एक तरह से वंश की तरह समझ सकते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र कहलाती थी। उदाहरण के लिए वैशाली के लिच्छवी का अर्थ है यहाँ के लिच्छवी कुल के व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। ऐसे ही कपिलवस्तु में शाक्य, मिथिला में विदेह एवं पिपली वन में मौर्य आदि कुलीन तंत्रीय शासन थे। अब गणतंत्रात्मक शासन का महत्व क्या है? आखिर हम लोग जो यहाँ वज्जित संघ के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो आखिर क्या महत्व है गणतंत्र का, ये हमें समझना है। मगध शासक अजातशत्रु वज्जित संघ पर विजय पाना चाहता था। इस हेतु उसने अपने मंत्री वर्षकार, कूटनीति में इसे चाणक्य का अगुवा कहा जाता था, को भेजकर गौतम बुद्ध से सलाह ली। बुद्ध ने कहा, वज्जी इकट्ठे उठते जुटते उद्यम करते हैं। उद्यम मतलब मेहनत करते हैं और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हैं। वे लोग सभा द्वारा स्वीकृत किए गए कोई भी कानून या आज्ञा वे लोग सभा द्वारा स्वीकृत किए बिना कोई भी कानून या आज्ञा जारी नहीं करते, बने नियमों को भंग नहीं करते, अतः उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। देखिए, एकता के बारे में बुद्ध ने वर्षकार को यह बात बताया कि वे लोग जो संघ कहती है, यानी कि मिलजुल के जो बना है सभी राज्यों का एक संघ, उस संघ से जो निर्णय आता है, सम्मिलित निर्णय जो आता है, उसी पर वे चलते हैं, अतः इन्हें पराजित नहीं किया जा सकता है। वज्जी गणतंत्र की इस ताकत को जानकर पहले वर्षकार ने इस गणतंत्र में फूट डाली। तत्पश्चात अजातशत्रु ने इस पर विजय हासिल की। भारतीय इतिहास में फूट डालो राज्य करो की नीति गणतंत्र का यह प्राचीनतम प्रमाण है। मतलब इसके पहले फूट डालो राज्य करो की नीति भी किसी ने नहीं अपनाया और गणतंत्र का ताकत भी इसके पहले कभी भी देखा नहीं गया था। शायद इसी के पश्चात कहावत आरंभ हुई कि संगठन में शक्ति है। धीरे धीरे इन महाजनपदों का पतन होने लगा और इनमें से केवल 4 राज्य अवंती, कौशल, वत्स और मगध अस्तित्व में रह गए।
अब हम मगध साम्राज्य को देखेंगे। अब आइए मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं। यह 16 जनपद में से सबसे प्रमुख महाजनपद बन गया और इसने एक विशाल राजधानी, विशाल राज्य साम्राज्य की स्थापना की। तो आइए देखते हैं कि करके। बिंबिसार हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम स्थापना की। वह बुद्ध का समकालीन था। महावंश तथा दीपवंश में उल्लेख मिलता है कि वह 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। उसने 80,000 गांवों की एक शक्तिशाली साम्राज्य उसने 80,000 गांवों का एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया था। इसने पहले गिरिब्रज और बाद में राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। कौशल राज्य की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी और लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना एवं मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा में कहा जाता है के साथ विवाह कर बिंबिसार ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जीवक इसके राज्य का प्रख्यात वैद्य एवं महागोविंद प्रसिद्ध वास्तुकार था। तो वैद्य तो हम जानते हैं, आयुर्वेद में जो डॉक्टर होते हैं या जो उस कार्य को करते हैं, चिकित्सा संबंधी कार्य करते हैं, वो वैद्य होते हैं। और वास्तुकार प्रायः घर वगैरह या कहें उसको कि बिल्डिंग और उसका जो नक्शा है सारा कुछ वो तय करते हैं। वह अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारा गया। इस प्रकार बिंबिसार का अंत हुआ। अब यहाँ यह देखना है कि बिंबिसार की मृत्यु किसी युद्ध, मतलब कह सकते हैं कि अन्य राज्यों से युद्ध या ऐसी स्थिति में नहीं हुआ जब वो मारा गया, या वृद्ध होकर बिल्कुल एक सामान्य स्थिति में नहीं मरा, बल्कि उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। इसके बाद आते हैं अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का सम्राट बना। राज्य प्राप्ति हेतु पुत्र द्वारा पिता की हत्या का यह प्रथम प्रमाण है। फूट डालकर इसने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में उसने रथ मुसल एवं महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। ठीक है, रथ मुसल आधुनिक टैंकों जैसा कोई अस्त्र था, वहीं महाशिला कंटक भारी पत्थरों को फेंकने वाला प्रक्षेपास्त्र था। देखिए, ये प्राचीन हथियार हैं और ये अस्त्र शस्त्र जो भी कहें प्राचीन युद्ध सामग्री चीज़ें हैं। और ये तो 2 तरह के नाम आते हैं, रथ मुसल, महाशिला कंटक और भी हैं। इन हथियारों का उपयोग हुआ। रथ मुसल आधुनिक टैंकों जैसा है। टैंक जो है विशाल आग का गोला बहुत दूर तक फेंकते हैं। और महाशिला कंटक भारी को पत्थरों को फेंकने वाला प्रक्षेपास्त्र था, मिसाइल उसको कहते हैं इंग्लिश में। तो वो क्या था कि हम किसी मिसाइल से यहाँ बैठे बैठे और बहुत दूर तक किसी युद्ध सामग्री को भेजते हैं और वहाँ विस्फोट कराते हैं। तो पत्थरों को फेंकने वाला ये प्रक्षेपास्त्र की तरह का था। मैं याद दिला दूँ कि बाहुबली जो फिल्म है उसमें अगर युद्ध का आप सीन देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे प्राचीन हथियार दिखाई देंगे। उसका वो युद्ध वाला सीन, अगर अंतिम युद्ध वाला सीन देखेंगे तो आपको बहुत हद तक स्पष्ट होगा कि प्राचीन काल में किस किस प्रकार के हथियारों का उपयोग होता था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खली गौसाल इस युद्ध में मारा गया। अजातशत्रु ने अपने शासन में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया और ईस्वी पूर्व 463 में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था।
देखिए अब यहाँ समझना है बौद्ध संगीति क्या है। तो यह तमाम बौद्ध विद्वानों का बुद्ध के बाद जो आए तो उनका समय समय पर होने वाला जो सम्मेलन है या महासम्मेलन है उसको हम लोग बौद्ध संगीति के नाम से जानते हैं। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और ईस्वी पूर्व 460 में अपने पुत्र उदायन द्वारा मारा गया। अब यहाँ यह देखना है कि जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की उसी प्रकार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने कर दी। अब उदायन की देखते हैं। उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। यही कारण है कि बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया। उसने गंगा, सोन एवं पुनपुन गंडक नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की एवं राजगृह से यहाँ राजधानी परिवर्तित किया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। ठीक इसी प्रकार उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। इससे पता चलता है कि कर्म फल इसी जीवन में मिल जाता है। देखिए यह तो एक दार्शनिक बात है कि कर्म फल मिल जाता है, या कर्म फल को लोग मानते हैं, लेकिन इतना निश्चित है आप जो करते हैं उसका असर इस पृथ्वी पर मतलब एक ऊर्जा के रूप में भी कह सकते हैं वो कायम रहता है। अगर नकारात्मक कार्य है तो वो नकारात्मक के रूप में आपके पास आता है। आप भले नहीं जानेंगे कि ये आया कहाँ से, ये हुआ कैसे, लेकिन होता है। शिशुनाग वंश। अब इसके बाद है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के अंतिम कमजोर शासक नाग दशक को पदच्युत कर मतलब हटाकर शिशुनाग नामक अमात्य ने मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग 412 से 394 ईस्वी पूर्व ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु उसके पुत्र कालाशोक पुराने के अनुसार काकवर्ण 394 से 366 ईस्वी पूर्व ने राजा बनने के पश्चात पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में वैशाली में आयोजित हुई थी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, इसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदवर्धन था। ठीक है, अब आता है नंद वंश। तो महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। इस वंश के अंतिम शासक धनानंद के समय में ही 326 ईस्वी पूर्व यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर के भारत से जाने के पश्चात यहाँ अव्यवस्था फैल गई और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध में नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब हम लोग देखेंगे मगध जनपद की विशेषताएं एवं उत्थान के कारण। मगध महाजनपद की विशेषताएं एवं उत्थान के कारण। जनपद शब्द प्राकृत एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रयुक्त किया जाता है। इसका अर्थ है ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन कुल लोग अथवा जनजाति अपना पैर पद रखता है अथवा बस जाता है। प्राचीन काल में 16 महाजनपद के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। इनमें मगध महाजनपद कई कारणों से विशिष्ट था। इसकी विशिष्ट स्थिति के कारण कुछ कारण निम्नानुसार है। ठीक है, हम जानते हैं कि मगध जनपद एक बहुत बड़ा उसने साम्राज्य की स्थापना कर ली, जो हम बाद में देखेंगे अभी। और तो कोई भी साम्राज्य यूं ही नहीं बन जाता, उसके पीछे अनेक कारण होते हैं। उन कारणों को हम एक एक करके देख रहे हैं। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ चारों ओर से सुरक्षित है
उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल इसकी भौगोलिक सुरक्षित सीमा निर्मित करते हैं। अब देखिए, प्राचीन काल में क्या था कि किसी भी राज्य में आक्रमण करने के लिए वहाँ तक सेना पहुँचाना इतनी आसान चीज़ नहीं थी। होता क्या था कि बीच में नदियाँ, पहाड़, जंगल इत्यादि प्राकृतिक व्यवधान आते थे और उन चीज़ों को पार करना उस समय के साधनों के अनुरूप इतना सरल नहीं होता था। तो ये चूँकि नदी थे, नदी से और पहाड़ों से जो जगह घिरा हुआ रहता है वो प्राकृतिक रूप से बिल्कुल सुरक्षित होता है। हालांकि इसके बावजूद नदी पार करके भी सेना जाती है, लेकिन यह आसान नहीं होता है। तो मगध का महत्वपूर्ण होने का दूसरा कारण है, मगध प्राचीन राजधानी राजगीर राजगिरी राजाओं का घर, मतलब राजगृह का अर्थ है राजाओं का घर, एवं नवीन राजधानी पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। 5 पहाड़ों की श्रृंखला से घिरा राजगीर अभेद्य था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था। यहाँ सभी और के लिए सुगम संचार साधन उपलब्ध थे। देखिए, नदियाँ 2 तरह की समस्या पैदा करती है और सुविधाएं भी देती हैं। मतलब उसके साथ 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो है कि नदियाँ आपको संचार का, आने का, जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा भी देता है, साथ ही साथ वह व्यवधान भी उत्पन्न करता है। व्यवधान इस मायने में कि अगर नदी को पार करना है तो मैदानों जितना आसान नहीं होता है, लेकिन नदियों के सहारे अगर दूर तक निकलना है तो वो बहुत आसान हो जाता है। उस समय का जो साधन था नाव से बहुत दूर दूर तक नदियों के सहारे यात्रा की जा सकती थी। राजगीर के पास लोहे के विशाल भंडार थे। इसमें अस्त्र शस्त्रों का निर्माण सुगम था। मगध, आधुनिक झारखंड भी मगध का ही हिस्सा था, में कोयले के भंडार भी मिले हैं। इसके बाद क्या है, मध्य गंगा के मैदान मध्य भाग में अवस्थित होने के कारण मगध की राज्य की भूमि उपजाऊ थी, पर्याप्त वर्षा होती थी, इसमें उत्पादन बढ़ा, परिणाम स्वरूप व्यापार में वृद्धि हुई। अब ये देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो काफ़ी उपजाऊ मैदान है। क्यों? क्योंकि गंगा अपना निक्षेप यहाँ फैला देती है और निक्षेप के फैलाने के कारण बने इस मैदान की स्थिति बहुत ही उपजाऊ है। इससे राज्य की आय में वृद्धि होती थी। धातु के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। मगध महाजनपद आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुआ। अब देखिए, कहीं भी व्यापार होना है तो उसके लिए क्या है कि वस्तुओं के जरिए व्यापार जरूर होता है, लेकिन उसको सुगम बनाने के लिए अनेक साधन हैं और इसमें से सिक्का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, या कहें मुद्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो सिक्कों का प्रचलन बढ़ने से यहाँ का व्यापार भी बढ़ा। एक तो उत्पादन अच्छा खासा था और नाव चलने के कारण, नदियों के संगम में होने के कारण सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था और सिक्कों के प्रचलन के कारण आर्थिक दृष्टि से मगध धीरे धीरे संपन्न होने लगा। मगध प्रथम राज्य था जिसके पास शक्तिशाली सेना थी। इसके 2 लाभ हुए। एक तो हाथी दलदली भूमि में घोड़ा से अधिक उपयोगी होते थे। अब देखिए, घोड़ा बहुत तेज चलता है, युद्ध की स्थिति में सर्वाधिक तेज उस समय घोड़ा चलता था, लेकिन दलदली भूमि में कभी भी आपको घोड़ा ज़्यादा तेज नहीं चल सकता है। हर जानवर की, हर जीव की अपनी एक खासियत है। दलदली ज़मीन में हाथी ज़्यादा कारगर है। वह भारी जरूर है, लेकिन उसका इतना बड़ा आयतन है कि उसके कारण दलदली भूमि में वो धीरे धीरे
निकल जाता है। दूसरे सुदृढ़ दुर्गों को तोड़ने में हाथी सेना उपयोगी होती थी। अब घोड़ा तेजी से ले जा सकता है, लेकिन अगर किसी किला को, दुर्ग को तोड़ना है या उसके गेट को तोड़ना है तो हाथी उपयोगी होते थे। इससे मगध राज्य सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनकर उभरा। हाथी सेना के अलावा उसके पास उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी संख्या में पैदल सेना, घुड़सवार और रथ भी थे। इससे मगध साम्राज्य के विस्तार में सहायता मिली। मगध में अनार्यों की बहुलता थी। ये रूढ़िवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं से सहमत नहीं थे। इस तरह समाज प्रगतिवादी था। इससे भी मगध एवं शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। यहाँ आप देखिए, इससे भी मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। एक चीज समझिए कि आर्य और अनार्य, तो आर्य आके उन्होंने एक वैदिक संस्कृति, चाहे यहाँ के थे या बाहर के थे, या तो एक अभी भी ऐसा विषय है जिस पर गहन शोध चल रहा है, लेकिन इतना निश्चित है कि आर्य जो थे वो आके यहाँ वैदिक संस्कृति को, या यहाँ रह के वैदिक संस्कृति का उसने निर्माण किया। और वे लोग धीरे धीरे क्या हो गया कि रूढ़िवादी हो गए। क्यों? क्योंकि एक व्यवस्था बना ली और वे उस व्यवस्था से वे चिपके हुए थे, उसको टूटने देना नहीं चाहते थे। अनार्यों की खासियत ये थी कि चूंकि वे बंधे हुए नहीं थे, उनमें संस्कृति की बात उस हद तक नहीं थी, उनमें सभ्यता का पकड़ उस हद तक नहीं था, तो वो क्या थे कि नए चीज़ों को अपनाने में उन्हें आसानी होती थी और वो उन चीज़ों को अपना कर और धीरे धीरे मगध को समृद्ध करने लगे, शक्तिशाली बनाने लगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य।